हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज का टॉपिक है न्यूरल कम्युनिकेशन विद इन एंड बिटवीन न्यूरॉन्स। तो इसमें हम विद इन और बिटवीन द न्यूरॉन किस तरह से कम्युनिकेशन होता है वो समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कम्युनिकेशन विद इन द न्यूरॉन्स। तो किस तरह से एक न्यूरल मैसेज को सेल बॉडी से टर्मिनल बटन तक पहुंचाया जाता है ताकि वो कोई न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करे, उसी को हम कम्युनिकेशन विद इन द न्यूरॉन में देखते हैं। तो न्यूरॉन रिसीव स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट न्यूरल सिग्नल्स। द सिग्नल दैट इट ट्रांसमिट, तो सिग्नल जो ये ट्रांसमिट करता है उसको हम नर्व इम्पल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो किस तरह से ये न्यूरल मैसेज एक्सॉन के थ्रू ट्रांसमिट होता है उसको समझने से पहले कुछ टर्म्स देखना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ टर्म्स ये हो गई। सबसे पहले है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए कि मेम्ब्रेन क्या है। ये एक एक्सॉन हो गई। तो ये जो वॉल है, काइंड ऑफ वॉल है, जो कि जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये हो गई मेम्ब्रेन ऑफ एन सेल और एक्सॉन। ठीक है। तो अब जो मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, मेम्ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा उसको हम कहेंगे उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है। नाउ रेस्टिंग पोटेंशियल। तो रेस्टिंग पोटेंशियल क्या हो गया कि जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर न्यूरॉन कहाँ क्या हो, रेस्ट पे हो, यानी कि कोई भी न्यूरॉन फायर नहीं हो रहा हो, कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रही होगी, कोई किसी भी तरह का एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी मैसेज नहीं हो रहा होता, और जो सेल का चार्ज है वो नेगेटिव होता है। कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली -70 मिली वोल्ट। तो उसको हम कहेंगे उसका रेस्टिंग पोटेंशियल बोलेंगे। नाउ डीपोलराइजेशन मतलब रिडक्शन ऑफ नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नेगेटिव चार्ज रिड्यूस होने लगे टुवर्ड्स पॉजिटिव। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टिंग पोटेंशियल का चार्ज है -70 मिली वोल्ट, तो जब ये -55 जीरो की तरफ जाने लगे, 0 +40 इस तरह से, उस प्रोसेस को हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। जब रेस्ट चार्ज पॉजिटिव में चेंज होने लगे। नाउ हाइपरपोलराइजेशन व्हेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ओवरशूट द रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल अपनी रेस्टिंग स्टेट से भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, यानी कि माइनस फॉर एग्जांपल -90 मिली वोल्ट उसका चार्ज हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपरपोलराइजेशन। नाउ एक्शन पोटेंशियल, the brief electrical impulse that provide the basis for conduction of information along an axon। इसको समझते हैं कि ये एक फास्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या सिग्नल है जो कि न्यूरॉन के एक्सॉन के थ्रू ट्रेवल करता है। इसको हम न्यूरल इम्पल्स भी कहते हैं। नाउ थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटेशन, द वोल्टेज लेवल दैट ट्रिगर्स एन एक्शन पोटेंशियल, यानी कि एक वोल्टेज लेवल जो कि एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर करता है। यानी एक थ्रेशोल्ड ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल -55 मिली वोल्ट होता है। तो अगर जब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज पहुंचे तो इसका मतलब है कि न्यूरॉन फायर करेगा ही करेगा, यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ही होगा। इसके नीचे अगर चार्ज है तो वो नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? इसका थ्रेशोल्ड, जिस पॉइंट पे न्यूरॉन फायर करता है। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन। मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स है जब वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं या फिर फोर्स ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। अब कंसंट्रेशन मतलब उस मॉलिक्यूल की क्या हो गई? क्वांटिटी। कंसंट्रेशन मतलब क्या हो गई? उस मॉलिक्यूल की क्वांटिटी। तो जब हायर से लोअर की तरफ मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स, उसको हम क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन आयंस। कि आयंस के बीच की फोर्स या तो आयंस को अट्रैक्ट करती है या फिर रिपेल करती है। आयंस मतलब कि चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, जिसमें या तो कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब ये फोर्सेस, अब जब दो ऑपोजिट यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज या फिर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम चार्ज यानी कि नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है उसको ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। याद रखना, सेम चार्ज रिपेल एंड
same charge repel एंड ऑपोजिट यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जब चार्ज हो तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आयंस इन द इंटरसेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड मतलब कि सेल के बाहर जो सराउंड उसको करता है वो हो गया एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, और इंटरसेल्युलर मतलब जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है वो। तो द फ्लूइड विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल कंटेन्स डिफरेंट आयंस। तो सेल के अंदर और बाहर डिफरेंट डिफरेंट आयंस होते हैं। तो वो जो फोर इंपॉर्टेंट जो आयंस है वो हो गया ऑर्गेनिक एनाइन, ए नेगेटिव, क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस एंड पोटेशियम। तो ये चार इंपॉर्टेंट आयंस है, इनको देख लेते हैं। जो ए नेगेटिव या फिर ऑर्गेनिक एनाइन है आर फाउंड ओनली इन इंटरसेल्युलर फ्लूइड। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि जो ए नेगेटिव आयन है वो इंटरसेल्युलर फ्लूइड में ही मौजूद होता है, और वो इंटरसेल्युलर फ्लूइड में ही रहता है। और जो पोटेशियम है वो प्रीडोमिनेंटली इन इंटरसेल्युलर फ्लूइड। अब ये जो तीनों आयन है, बाकी जो तीनों आयन है यानी कि पोटेशियम, क्लोराइड और सोडियम आयन्स है, ये दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में भी, इंटरसेल्युलर फ्लूइड में भी। बट जो पोटेशियम है वो प्रीडोमिनेंटली कहाँ प्रेजेंट होगा, वो इंटरसेल्युलर मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट होगा पोटेशियम। बाहर भी प्रेजेंट होगा बट ज्यादा मात्रा में, हाई कंसेंट्रेशन में कहाँ होगा, सेल के अंदर। और जो सोडियम और क्लोराइड आयंस हैं वो कहाँ होगी, सेल के बाहर उनकी हाई कंसेंट्रेशन होगी, यानी कि वो सेल के बाहर ज्यादा कंसेंट्रेशन में होगी। तो potassium is concentrated within the axon, so force of diffusion tend to push it out of the cell। क्योंकि पोटेशियम की हाई कंसेंट्रेशन कहाँ है, सेल के अंदर है। तो जो फोर्स ऑफ डिफ्यूजन है, जो कि हमने पहले पढ़ा, क्या करती है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं जब मॉलिक्यूल। तो ये फोर्स ऑफ डिफ्यूजन इसको क्या पुश करेगी, आउट ऑफ द सेल। तो जो लेकिन जो आउटसाइड सेल है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है। और पोटेशियम का चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव है। तो वो सेम सेम चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेशर है वो उसको क्या करेगा, वो उसको अंदर ही रखना चाहेगा। तो दोनों जो फोर्सेस है वो एक दूसरे को बैलेंस करती है, और जो पोटेशियम आयन है वो अपनी कंसंट्रेशन बैलेंस करके रखता है, यानी कि वो सेम अपनी ही जगह पे रहते हैं। ठीक है। अब सेम विद द क्लोरीन आयन, फोर्स ऑफ डिफ्यूजन पुश इट इनसाइड, मतलब फोर्स ऑफ डिफ्यूजन इसको अंदर पुश करेगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर उसको बाहर, तो दोनों बैलेंस आउट हो जाएंगे। अब सोडियम आयन है, उसको फोर्स ऑफ डिफ्यूजन उसको अंदर पुश करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली हाई कंसंट्रेशन बाहर है तो उसको अंदर ही पुश करेगी। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जो सोडियम आयन है उसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो उसको अंदर ही पुश करेगी। तो फिर वो अंदर अगर पुश करेगा तो जो सेल का चार्ज है वो तो पॉजिटिव होना चाहिए था, वो नेगेटिव कैसे है फिर। तो यहाँ पे आता है एक सोडियम पोटेशियम पंप, उसकी फोर्स लगती है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, इट कंसिस्ट सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर कंसिस्ट करता है। दीज मॉलिक्यूल एक्सचेंज सोडियम फॉर पोटेशियम। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जो सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर्स, ये क्या करते हैं, सोडियम को पोटेशियम के बदले एक्सचेंज करते हैं, यानी कि पुशिंग पुशिंग 3 सोडियम आउट ऑफ सेल फॉर 2 पोटेशियम। यानी कि ये क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक्सॉन एंड दिस इज अ सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये क्या करेगा, 3 सोडियम को आउट करेगा और 2 पोटेशियम को इन करेगा। ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन है इज नॉट वेरी परमिएबल टू सोडियम आयंस। तो सोडियम आयन ये मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है, मतलब ये अलाउ नहीं करेगी सोडियम आयंस को अंदर जाने से। तो जो ट्रांसपोर्टर है, यानी कि जो सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर है, वो क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इनसाइड, वो क्या करते हैं, सोडियम की जो कंसंट्रेशन है सेल के अंदर उसको लो रखने का काम करते हैं, यानी कि बैलेंस करने का काम करते हैं। नाउ एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल, so what and how is action potential caused? तो when a neuron gets stimulated and threshold value reaches -55 volt। तो अब जब न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है और थ्रेशोल्ड पे पहुंचता है, जो कि है कितना, -55 मिली वोल्ट, तो कुछ आयन चैनल्स खुलते हैं। अब आयन चैनल्स क्या होते हैं,
आयन चैनल हो गया स्पेशलाइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट परमिट स्पेसिफिक आयंस टू एंटर और लीव सेल। ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो आयंस को सेल के अंदर या बाहर जाने देते हैं। तो ये क्या हो गया, आयन चैनल्स। नाउ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। अब समझते हैं कि वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स क्या है। When threshold is reached, the sodium channels in the membrane open and sodium rushes in, propelled by the force of diffusion and electrostatic pushes. So the opening of these channels is triggered by reduction of membrane, that is depolarization. They open at the point which an action potential begin the threshold excitation. Means जब एक stimulus आता है तो membrane potential कम होने लगता है। membrane potential कम होने लगता है, ज़्यादा पॉजिटिव होने लगता है। जैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट पहुंचता है, जिसको थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटेशन भी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटेशन भी बोलते हैं। तब एक स्पेशल टाइप ऑफ आयन चैनल्स खुलते हैं। उस टाइम पे जो आयन चैनल्स खुलते हैं उन चैनल्स को हम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स कहते हैं। अब वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स सेंसिटिव होते हैं, चैनल जो है सेंसिटिव होते हैं, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल के चार्ज के लिए सेंसिटिव होते हैं, तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल के चेंज होने पर ही खुलते हैं। अब इसमें हम देखेंगे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल so as the threshold is reached -55 millivolt, sodium channels open and there is influx of sodium ions. तो जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड तक पहुंचता है, सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और सोडियम आयंस रैपिड स्पीड से, मतलब रैपिड मतलब बहुत ही फास्ट स्पीड से सेल के अंदर जाते हैं और जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रैपिडली पॉजिटिव होने लगता है। इस प्रोसेस को हम डिपोलराइजेशन भी बोलते हैं, यानी कि जब सेल का चार्ज पॉजिटिव होने लगता है। अब इसके बाद क्या है, पॉजिटिव कितना -70 मिली वोल्ट से कितना +40 मिली वोल्ट। अब इसके बाद देखते हैं वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, जिसको हम रिपोलराइजेशन भी बोलते हैं। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पीक पे पहुंचता है एंड एक्शन पोटेंशियल रीचेस इट्स पीक, the sodium channels become refractory, the sodium channels become blocked, no sodium gets inside the cell। यानी कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पीक पे पहुंचेगा, यानी कि ये इसका पीक हो गया फॉर एग्जांपल एक्शन पोटेंशियल का, तो जो सोडियम चैनल्स है वो क्या हो जाएंगे, रिफ्रैक्टरी हो जाएंगे, यानी कि जो सोडियम चैनल्स है वो ब्लॉक्ड हो जाएंगे। अब इसके बाद अब सोडियम चैनल्स सेल के अंदर नहीं आएंगे। अब क्या है, पोटेशियम चैनल्स ओपन लेटिंग के positive ions, यानी potassium ions to move freely and as the inside charge is positive, ions potassium ions are driven out of cell। तो अब क्या है, पोटेशियम चैनल्स खुल जाएंगे और जो पोटेशियम आयंस है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम चैनल्स अब खुल गया है। तो ये क्या करेंगे, क्योंकि पोटेशियम का चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेशियम आयंस क्या है, सेल के बाहर जाने लगेंगे और मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो फिर से नेगेटिव यानी कि नॉर्मल वैल्यू पे आने लग जाएगा। द इनसाइड चार्ज स्टार्ट्स टू गेट नेगेटिव। अब हाइपरपोलराइजेशन में एक बार समझ लेते हैं कि द मेम्ब्रेन पोटेंशियल समटाइम्स ओवरशूट्स इस रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल कभी कभी क्या है, ओवरशूट कर देता है इसकी रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी कि -70 मिलीवोल्ट से और भी ज़्यादा लो हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ के पॉजिटिव आयन आउटसाइड द सेल। क्योंकि जब कभी ज़्यादा पोटेशियम आयंस सेल के बाहर एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उसकी वजह से अंदर का जो चार्ज है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। उसी स्टेट को हम हाइपरपोलराइज स्टेट बोलेंगे, यानी हाइपरपोलराइजेशन बोलेंगे। बट ये धीरे धीरे करके फिर से नॉर्मल आने लग जाता है। वंस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिटर्न्स टू नॉर्मल, द पोटेशियम चैनल्स आर क्लोज्ड एंड सोडियम चैनल रीसेट। तो जैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल नॉर्मल पे आ जाता है, जो पोटेशियम चैनल है वो भी बंद हो जाते हैं और सोडियम चैनल रीसेट हो जाते हैं। नाउ सोडियम पोटेशियम पंप गेट्स एक्टिवेटेड एंड रिमूव सोडियम आयंस एंड रिट्रीव पोटेशियम। तो सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाता है, एक्सेस सोडियम को रिमूव करके पोटेशियम आयंस को रिट्रीव करता है। तो अब इस प्रोसेस को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल के आउटसाइड वाला पार्ट है और ये इनसाइड वाला पार्ट है। तो ये रेस्टिंग स्टेट हो गई इसकी। अब जब रेस्टिंग स्टेट पे सेल होता है तो जो सोडियम चैनल है वो क्लोज्ड होते हैं और सेल के अंदर का चार्ज नेगेटिव होता है और सेल के बाहर का चार्ज पॉजिटिव होता है। जैसे ही कोई सिग्नल आता है, यहाँ पे सिग्नल आता है तो और जब वो थ्रेशोल्ड रीच कर देता है
जब वो थ्रेशोल्ड रीच करेगा एक्साइटेशन का तो क्या होगा, सोडियम चैनल जो है खुलने लग जाएंगे और सोडियम आयन सेल के अंदर आएंगे। ठीक है, और फिर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पीक पे पहुंचता है, वैसे ही क्या होता है, ये फर्स्ट डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि देखो, पहले रेस्टिंग स्टेट -70 मिली वोल्ट था, फिर उसके बाद थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटेशन हुआ जो कि होता है -55 मिली वोल्ट। उसमें क्या हुआ, सोडियम चैनल्स खुल गए और सोडियम अंदर आने लग गए, सोडियम आयंस जो है अंदर आने लगे, पोटेशियम चैनल भी खुल गए और पोटेशियम चैनल सेल के बाहर जाने लग गए उस तरह से। और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पीक पे पहुंच गया, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पीक पे पहुंच गया तो क्या हो जाता है, सोडियम जो है वो रिफ्रैक्टरी हो जाते हैं। सोडियम रिफ्रैक्टरी हो जाएंगे तो क्या होगा, सोडियम जो चैनल है वो बंद हो जाएगा और सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा और सोडियम का अंदर आना रुक जाएगा। लेकिन जो पोटेशियम चैनल्स है वो फिर भी खुले रहेंगे और पोटेशियम सेल के बाहर जाता रहेगा। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो सेल के अंदर का चार्ज है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा और सेल के बाहर वाला चार्ज पॉजिटिव शुरू हो जाएगा होना, और अपनी नॉर्मल वैल्यू यानी रेस्टिंग स्टेट पे आने लग जाएगा फिर से न्यूरॉन। कब तक, जब तक कि वो दोबारा डिपोलराइजेशन या फिर डिपोलराइज स्टेट में नहीं आ जाता या फिर कोई दूसरा सिग्नल नहीं आता। तो ये हो गया रीसेट। अब कभी कभी क्या होता है कि पोटेशियम चैनल खुले रहने की वजह से ओवर पोटेशियम सेल के बाहर चले जाते हैं और जो सेल के अंदर का चार्ज है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइज स्टेट और हाइपर पोलराइजेशन। आई होप आपको इस डायग्राम से समझ आया होगा। नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अभी एक्सॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल कैसे कंडक्ट होता है वो देख लेते हैं। तो एक्सोनल कंडक्शन और कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल वर्क ऑन ऑल और नन लॉ, यानी कि जो एक्सोनल कंडक्शन है या फिर एक्शन पोटेंशियल है वो ऑल और नन फिनोमिनन पे काम करता है। मतलब या तो एक्शन पोटेंशियल होगा या नहीं होगा। जैसे कि यहाँ बोल रहे हैं, दिस लॉ स्टेट्स दैट एन एक्शन पोटेंशियल ईदर अकर्स और डज नॉट अकर एंड वंस ट्रिगर इट इज ट्रांसमिटेड डाउन द एक्सन। तो मतलब जब जब सिग्नल या फिर जब चार्ज जो है अपने थ्रेशोल्ड पे पहुंचता है और या फिर थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटेशन उसका ट्रिगर होता है तो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ही होगा, यानी कि न्यूरॉन फायर करेगा ही करेगा। और जब तक अगर थ्रेशोल्ड नहीं पहुंचता है तो वो फायर नहीं करेगा। यही ऑल और नन प्रिंसिपल है, यही ऑल और नन फिनोमिनन है जिसपे एक्शन पोटेंशियल वर्क करता है। और जो एक्शन पोटेंशियल है वो हमेशा एक ही साइज का रहेगा, ना ज़्यादा और ना ही कम। ना इफ एक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज द सेम, अगर वो हमेशा सेम रहेगा तो हाउ डज वी अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल। तो हमें सिग्नल की स्ट्रेंथ की कम है या ज़्यादा है वो कैसे समझ आएगा फिर। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट लॉ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है किसका, रेट लॉ, जिसका मीन्स रेट ऑफ फायरिंग या फिर जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कि कितनी बारी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है या फिर कितनी बारी, मतलब बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी, की कितनी फ्रीक्वेंसी पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे न्यूरॉन फायर कर रहा है, बेसिकली वही। अ हाई रेट ऑफ फायरिंग causes strong muscular contraction and a strong stimulus causes a high rate of firing in axons. Thus, rate law states that stimulus strength is conveyed by the frequency of action potential. मीन्स स्टिमुलस की स्ट्रेंथ एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कितनी बार न्यूरॉन एक सेकेंड में फायर करेगा, उससे पता लगती है। जितना सिग्नल स्ट्रांग होता है उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से न्यूरॉन फायर करता है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज सॉल्टेटरी कंडक्शन। अब सॉल्टेटरी कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बाय माइलिनेटेड एक्सॉन्स। जैसे हमने पहले भी डायग्राम में देखा था, फॉर एग्जांपल ये है एक्सॉन किसकी, न्यूरॉन की, और ये है माइलिनेटेड पार्ट एक्सॉन का। क्या है, माइलिनेटेड पार्ट एक्सॉन का। अब ये माइलिनेशन का मतलब होता है कि ये इंसुलेट करेगा एक्सॉन को, इंसुलेट करेगा एक्सॉन को। और तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज या फिर कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा जहाँ माइलिनेटेड पोर्शन में नहीं होगा। और जो लेकिन जो ये बेयर पोर्शन है जिसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, जो कि अनकवर्ड पार्ट होता है एक्सॉन का, वहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो वो सिग्नल कैसे जंप करता हुआ दिखाई देता है इस तरह से, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन।
अब सॉल्टेटरी कंडक्शन के भी कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि फास्टर ट्रांसमिशन, क्योंकि इम्पल्स हर एक पॉइंट पर रीजनरेट नहीं करेगा या फिर रीजनरेट नहीं करना पड़ता, तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है उनका सिग्नल क्या होता है, फास्ट ट्रेवल करता है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है इसका कि एनर्जी एफिशिएंट, मतलब ये एनर्जी को बचाता है। इस टाइप ऑफ कंडक्शन में क्या होता है, एनर्जी का भी कम यूज होता है, तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो आयंस को बैलेंस में रखने के लिए एनर्जी का यूज करता है। तो बेसिकली एक्सेस सोडियम को बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि माइलिनेटेड न्यूरॉन में बस नोड्स पर ही सोडियम अंदर आता है, इसके अंदर नहीं जा सकता, बस यहीं से अंदर आएगा। तो क्या होता है, कम ही एंटर हो पाते हैं, जो सोडियम आयंस है वो कम ही एंटर हो पाते हैं। अगर कम हो गए तो उनको बाहर निकालने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं होगी, तो ये एनर्जी एफिशिएंट भी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको न्यूरॉन के अंदर किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, किस तरह से एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होता है न्यूरॉन के अंदर फ्रॉम एक्सॉन, थ्रू एक्सॉन फ्रॉम सोमा टू टर्मिनल बटन्स, आई होप कि समझ आ गया होगा। So thank you for watching. I hope you liked and learned from this video. Don't forget to subscribe for more psychology content.